प्रिय विद्यार्थियों, परोपकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है विटामिन। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन को। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य को अपनी विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसी भोजन के माध्यम से मनुष्य अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो जो मनुष्य का भोजन होता है वो संतुलित होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट से मतलब होता है ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हों एवं उचित मात्रा में हो। तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो अगर भोजन के अवयव की बात की जाती है तो मनुष्य का जो भोजन होता है उसके अंदर 6 अवयव होते हैं या 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट जिसको हम वसा कहते हैं, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन्स, जल और मिनरल्स, खनिज। तो इन 6 अवयवों से मिलकर के मनुष्य का भोजन निर्मित होता है। अगर भोजन के इन 6 अवयवों को रासायनिक प्रकृति के आधार पर विभक्त किया जाए तो इसके हम 2 भाग करते हैं। शुरू के जो 4 अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये रासायनिक संरचना के आधार पर ये कार्बनिक प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन जल और जो खनिज लवण होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है कि विटामिन किस प्रकार का भोज्य पदार्थ है। तो आंसर क्या होगा? कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है। इसके बाद में जो भी कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं वो संरचना में जटिल प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं उनको उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन जटिल खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए इन्हें सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है, और जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन या पाचन की क्रिया कहते हैं। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ है संरचना में जटिल होते हैं, जटिल होने के कारण इनको इसी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, और इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? पाचन की क्रिया या डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसी पाचन की क्रिया के माध्यम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, इनमें से जो शुरू के 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तो संरचना में जटिल प्रकार के होते हैं, इसलिए इनके पाचन की जरूरत पड़ेगी और जब इनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। लेकिन ये जो विटामिन होता है तो कार्बनिक पदार्थ, लेकिन इसकी जो संरचना है वो सरल प्रकार की होती है। जब इसकी संरचना सरल प्रकार की है
तो इसको हम इसी रूप में ग्रहण कर सकते हैं, मतलब इसके पाचन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संरचना में सरल प्रकार का है तो इसको इसी रूप में ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए विटामिन के पाचन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब विटामिन का पाचन नहीं होगा तो इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो विटामिन होता है इससे हमें ना तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ना ही इसका पाचन किया जाता है। जब विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो ही नहीं रही है तो इसको भोजन के रूप में लेने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो विटामिन का जो यहाँ पर मुख्य कार्य होता है वो सुरक्षा से रिलेटेड होता है, प्रोटेक्टिव होता है और नियामक होता है, रेगुलेटरी होता है। तो विटामिन का कार्य क्या होता है? सुरक्षा और नियामक रूप में ये कार्य करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो विटामिन होता है वो उपापचयी नियंत्रक होता है, उपापचयी नियंत्रक। तो ये जो पॉइंट आए हैं इनसे रिलेटेड हम विटामिन की प्रकृति को बता सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती और विटामिन उपापचयी नियंत्रक होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कथन के रूप में पूछे जाते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को हमें एक साथ जोड़ना है। तो जो विटामिन है, पहला पॉइंट क्या है कि ये कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ। दूसरा पॉइंट क्या है? विटामिन का कभी भी पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता। और जब इसका पाचन नहीं होता है तो इससे ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं होती, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं। तीसरा पॉइंट, जब इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही है तो विटामिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उपापचयी नियंत्रक के रूप में, उपापचयी नियंत्रक। तो ये जो पॉइंट हैं ये कथन के रूप में पूछे जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर ये पूछे गए हैं कि विटामिन है कार्बनिक पदार्थ, पाचन नहीं होता है, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती और ये उपापचयी नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में विटामिन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो विटामिन है, इन विटामिन की जो कुल संख्या बताई गई है, लगभग 20 प्रकार के विटामिन बताए गए हैं और इन 20 प्रकार के विटामिन को हमने दो भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक तो 7 विटामिन और दूसरे हैं 13 विटामिन। जो 7 विटामिन हैं वो अनुपयोगी होते हैं, अनयूजफुल होते हैं, और जो 13 विटामिन हैं ये उपयोगी विटामिन होते हैं। तो जो उपयोगी विटामिन हैं 13 विटामिन, इन सभी उपयोगी विटामिन की जो प्राप्ति है वो भोजन के रूप में की जाती है, भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिन को हम बाहर से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, लेकिन इन 13 विटामिन में से 2 विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर होता है और ये 2 विटामिन हैं, एक तो है विटामिन डी और एक है विटामिन के। तो इनको भी हमें याद रखना है कि ऐसे कौन से 2 विटामिन हैं जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर ही किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? विटामिन डी और विटामिन के। इनको हमें डीके के नाम से याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी है दिनेश कार्तिक, जिसकी जर्सी के ऊपर डीके लिखा रहता है, तो उसी के नाम से भी हमें इसको याद रखना है कि विटामिन डी और विटामिन के, ये दोनों विटामिन कैसे हैं जो शरीर के अंदर संश्लेषित होते हैं, शरीर में संश्लेषित।
तो टोटल जो उपयोगी 13 विटामिन हैं, इन सभी को हम भोजन के रूप में बाहर से प्राप्त करेंगे, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के इन दोनों का जो संश्लेषण है वो शरीर के अंदर ही किया जाएगा। इसके बाद में जितने भी 13 विटामिन हैं, इन 13 विटामिन को जो विटामिन सी होता है, अगर भोजन को गर्म किया जाता है तो भोजन के गर्म करने पर जितने भी विटामिन होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं, और इन विटामिन में से जो विटामिन सी होता है ये सर्वप्रथम नष्ट होता है। सर्वप्रथम नष्ट कब? गर्म करने पर। तो गर्म करने पर जितने भी विटामिन हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सभी विटामिन में से जो विटामिन सी होता है वो सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन होता है। इसी प्रकार से जो विटामिन सी है, इस विटामिन की सर्वप्रथम खोज की गई थी। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा विटामिन है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी? विटामिन सी की खोज सबसे पहले की गई थी। अब खोज से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं विटामिन में, जैसे जो विटामिन की खोज है इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है लूनिन। 1881 में सबसे पहले लूनिन नामक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी, और इसने केवल यही बताया था कि जो विटामिन हैं वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, हॉपकिंस, 1912। तो अगर विटामिन की खोज पूछी जाती है तो विटामिन की खोज के अंदर हॉपकिंस का नाम आएगा, क्योंकि लूनिन ने तो 1881 में खोज की थी, लेकिन केवल इतना ही बताया था कि जो विटामिन हैं वो भोजन के अंदर सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। लेकिन जो विस्तृत वर्णन है विटामिन का वो किसके द्वारा किया गया था? हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। इसलिए विटामिन की खोज में किसका नाम आता है? हॉपकिंस का नाम आता है। लेकिन जो विटामिन नाम है, विटामिन नाम ये किसके द्वारा दिया गया है? एक वैज्ञानिक है सी फंक, इसके द्वारा विटामिन नाम दिया गया है। इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी और डी इनके भी खोजकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं। तो जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन के द्वारा की गई है। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोज मैकुलन के द्वारा की गई है। विटामिन सी की खोज हॉलकट के द्वारा की गई है, और जो विटामिन डी है इसकी खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए इनके भी हमें खोजकर्ताओं के नाम मालूम होने चाहिए, विटामिन ए, बी, सी और डी। इसके बाद में विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। तो जो विटामिन हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन सभी विटामिन को उनकी विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे विटामिन जो वसा के अंदर विलय होते हैं, उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसे हम
बसा बिले विटामिन कहते हैं। दूसरा विटामिन है वाटर सॉल्यूबल या जल विलेय। ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सॉल्यूबल होते हैं उन्हें फैट सॉल्यूबल विटामिन के नाम से जानते हैं, और ऐसे विटामिन जो जल के अंदर विलेय होते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन के नाम से जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इनका एक और अर्थ निकाल सकते हैं कि जिन विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन या स्थानांतरण शरीर के अंदर फैट के माध्यम से किया जाता है, ऐसे विटामिन को हम फैट सॉल्यूबल विटामिन के नाम से जानेंगे। मतलब बॉडी है, बॉडी के अंदर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर विटामिन का स्थानांतरण करना है, तो जो स्थानांतरण हो रहा है वो किस माध्यम से किया जा रहा है, उस माध्यम के आधार पर एक तो फैट सॉल्यूबल विटामिन हो जाता है और एक हो जाता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। मतलब ऐसे विटामिन जिनका बॉडी के अंदर जो स्थानांतरण है अगर वो वाटर के थ्रू किया जा रहा है तो ऐसे विटामिन को हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास में टोटल विटामिन है 13। अब इन 13 विटामिन को हमें दो भागों के अंदर डिवाइड करना है। तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये 4 विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन फैट सॉल्यूबल होते हैं, जबकि जो विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। और इसमें भी बी के कई प्रकार होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फैट सॉल्यूबल को याद करने के लिए हम एक और इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, कीड़ा के नाम से भी हम इसको जानते हैं, KEDA, उल्टा करके भी हम इसको लिख सकते हैं। या तो ADE के याद कर लो या फिर कीड़ा के नाम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब ये जो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल हैं, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल के अंदर विलेयशील होते हैं, तो विटामिन बी और सी। ऐसे कौन से विटामिन हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, A, D, E और K। ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका संग्रह शरीर के अंदर नहीं किया जाता है, या ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका संग्रह शरीर के अंदर किया जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनको हमें भोजन के रूप में प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, या ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनको अगर हम डेली भोजन के रूप में भी ना लें तब भी शरीर का काम चल सकता है। तो ये जो भी 3 क्वेश्चन हैं इनका आंसर हमें यहीं से निकालना है। जैसे अगर हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन की बात करते हैं और हम ये जानते हैं कि विटामिन को हम भोजन के रूप में बाहर से प्राप्त करेंगे, तो जैसे ही हमने कोई भी भोज्य पदार्थ प्राप्त किया और उस भोज्य पदार्थ के साथ में अतिरिक्त विटामिन की मात्रा आई, तो जितनी विटामिन की ज़रूरत थी वो तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब की गई, और जो विटामिन की अतिरिक्त मात्रा है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल होते हैं, तो जो अतिरिक्त मात्रा होती है, अतिरिक्त मात्रा, इस अतिरिक्त मात्रा को मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर। तो जो अतिरिक्त मात्रा थी उसको तो मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिया गया, मतलब इन विटामिन का शरीर के अंदर संग्रह नहीं हुआ। जो भी एक्स्ट्रा इनकी परसेंटेज आई थी वो मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाल दी गई। तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनको हमें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन बी और सी। क्यों? क्योंकि जब इनका शरीर के अंदर संग्रह ही नहीं हो रहा है तो हमें प्रतिदिन इसको भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में अगर फैट सॉल्यूबल की बात की जाए तो ये जो विटामिन होते हैं, जैसे भोजन के रूप में हमने विटामिन लिया तो उस भोजन के रूप में जो भी अतिरिक्त मात्रा आई, क्योंकि ये जल के अंदर विलेयशील नहीं है, तो जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो वसा ऊतकों के अंदर संग्रहित हो जाती है। जब इनका संग्रह वसा ऊतकों में कर लिया जाता है तो अगर दूसरे दिन हमें भोजन ना मिले तब भी इस संग्रहित मात्रा से हम काम चला सकते हैं। तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका शरीर में संग्रह होता है, A, D, E और K, क्योंकि जब इनका संग्रह हो रहा है तो इनकी अतिरिक्त मात्रा की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो जो हम यहाँ पे विटामिन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर इसको हमने फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और जितने भी विटामिन हैं उन सबको हम भोजन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आता है कि शरीर के अंदर विटामिन डी और विटामिन के, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जिनको शरीर के अंदर संग्रहित किया जाता है। बाहर से भोजन के रूप में इनको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये शरीर के अंदर ही संग्रहित किए जाते हैं या इनका हम संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं, तो जो विटामिन डी होता है इसको हम सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही जो लाइट होती है, और लाइट में हम जानते हैं यूवी रेज होती हैं, परावैंगनी किरणें, तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसके साथ में परावैंगनी किरणें भी होती हैं। तो ये जो लाइट है जैसी हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है, स्किन के ऊपर पड़ती है, तो स्किन के नीचे एक पदार्थ उपस्थित होता है, कोलेस्टेरॉल। तो जैसे ही यूवी रेज स्किन के कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती हैं, तो इस कोलेस्ट्रॉल का विघटन होता है और इसके विघटन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये जो ऊर्जा होती है, इसी ऊर्जा के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार से तो विटामिन डी का संश्लेषण शरीर के अंदर किया जाएगा। जो भी सूर्य से आने वाला प्रकाश है, जैसे ही हमारी स्किन के कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पड़ता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये टूटता है और इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी और इसी ऊर्जा के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण भी किया जाएगा। लेकिन जो विटामिन के होता है, इसका संश्लेषण आहार नाल में, और आहार नाल में भी जो बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत का जो कॉलन वाला भाग होता है, इस कॉलन वाले भाग के अंदर विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। या फिर हम इसके साथ में लिवर भी जोड़ सकते हैं। और कॉलन वाला जो भाग होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई जाती है? तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो कॉलन वाला भाग होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया की उपस्थिति होगी और इसी बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण विटामिन के का संश्लेषण किया जाएगा। तो विटामिन डी और के का संश्लेषण तो शरीर के अंदर किया जाता है, बाकी की सभी जितने भी विटामिन हैं उनको हम बाहर से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद में विटामिन का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के बाद में हम दोनों प्रकार के जो वर्गीकरण बताए हैं, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फैट सॉल्यूबल विटामिन लेकर के चल रहे हैं। ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर विलय होते हैं वो फैट सॉल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। और इसके अंदर हमने 4 विटामिन को रखा है। तो इन सभी चारों विटामिन को हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है। हर एक विटामिन के अंदर एक तो हमें रासायनिक नाम, उसका स्रोत
और उसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, ये 3 पॉइंट विशेषकर देखने हैं। और जो भी रोग हैं उन रोग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर एक किताब के अंदर केवल रोग के नाम लिख रखे हैं, उनका मतलब नहीं समझा रखा है, इसलिए हमें उनके मतलब को भी समझना है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। अगर हम इसके स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें कि विटामिन ए की हम प्राप्ति कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब से हम विटामिन ए की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो गाजर है, इसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है। तो सर्वाधिक विटामिन ए किसके अंदर उपस्थित है? गाजर के अंदर। इसके अलावा जितने भी पीले फल हैं, मतलब फलों की 2 कंडीशन होती है, एक तो इनिशियल स्टेज होती है जिसके अंदर फल का रंग हरा होता है, और एक इनकी लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर जो ग्रीन कलर है वो चेंज होकर के येलो कलर के अंदर आ जाता है। तो जो पीले फल वाली अवस्था है जिसके अंदर जैसे आम, पपीता, अमरूद, इन तीनों के अंदर भी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक किसके अंदर पाया जाएगा? गाजर के अंदर पाया जाएगा। तो ये तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया, ये स्रोत की बात हो गई। अगर विटामिन ए का कार्य पूछा जाता है तो जो विटामिन ए होता है इसके द्वारा दृष्टि वर्णक, जिसको हम रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं, दृष्टि वर्णक का निर्माण। तो विटामिन ए क्या कार्य करता है? रोडोप्सिन का निर्माण करता है। रोडोप्सिन जो दृष्टि वर्णक है ये देखने के लिए सहायक होता है, तो ये इसका कार्य हो गया। ये जो विटामिन ए होता है ये इसका स्पेशल पॉइंट है विटामिन ए का, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो संक्रमण रोधी होता है। तो जो विटामिन ए है ये संक्रमण रोधी विटामिन होता है, संक्रमण रोधी विटामिन। मतलब जैसे गांव वगैरह में जो टीकाकरण किया जाता है तो उस टीकाकरण के अंदर विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है, और ये जो टीकाकरण है वो खसरा के लिए किया जाता है। तो जो विटामिन ए होता है वो संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर विटामिन ए से होने वाले रोगों की बात की जाए या विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उनकी बात की जाए, तो इसमें एक रोग का नाम आता है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी रोग का मतलब होता है जो अंधेरा स्टार्ट होता है दिन के बाद में, तो उस अंधेरे के अंदर दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है, उस अवस्था को हम रतौंधी रोग कहते हैं। या फिर इसके लिए एक दूसरा रोग का नाम भी आता है जिसे हम जीरोफ्थैलेमिया कहते हैं। जीरोफ्थैलेमिया रोग। जीरोफ्थैलेमिया का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी आँख है, इस आँख का जो बाहर वाला भाग है जो पारदर्शी होता है इसको हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं, और इस बाहर वाले भाग की तरफ इस प्रकार की स्ट्रक्चर उपस्थित होती है जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। तो जो जीरोफ्थैलेमिया रोग होता है, इस रोग के अंदर क्या होता है, जो कॉर्निया और जो कंजक्टिवा वाला जो भाग होता है इस भाग के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस या सूखापन आ जाता है। जब कॉर्निया और कंजक्टिवा के ऊपर ड्राइनेस या सूखापन आ जाता है तो जो हमारी आँख होती है वो आंसू उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाती है। आई फेल टू प्रोड्यूस टीयर्स।
तो जब आँख के द्वारा आंसुओं का निर्माण नहीं किया जा रहा है या नमी का निर्माण नहीं किया जा रहा है, तब इस जो जीरोफ्थैलेमिया रोग है इसके द्वारा जो नेत्र होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, इसलिए इसको हम शुष्क नेत्र रोग के नाम से भी जानते हैं। तो जीरोफ्थैलेमिया का मतलब क्या होता है, जो आँख की कॉर्निया और जो कंजक्टिवा वाला भाग होता है इसके अंदर ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है, और इस ड्राइनेस या सूखेपन के कारण जो आँख होती है वो आंसू उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाती है, जिसके कारण आँख सूखी हो जाती है, और इसलिए हम इसको शुष्क नेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगर इस जीरोफ्थैलेमिया रोग का उपचार नहीं किया जाता है तो यही रोग आगे बढ़कर के एक दूसरे रोग का नाम लेता है जिसे हम कीरेटोमलेशिया के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों रोग ही पूछे जा सकते हैं, रतौनी रोग, जीरोफ्थैलेमिया और कीरेटोमलेशिया। तीनों ही रोग आँख से संबंधित होते हैं। अब जब जीरोफ्थैलेमिया का उपचार नहीं हुआ तो उस कंडीशन में जो कीरेटोमलेशिया रोग हुआ है इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आँख के जो कॉर्निया वाला भाग तो उसमें ड्राइनेस उत्पन्न हुई थी, लेकिन कीरेटोमलेशिया रोग के अंदर ड्राइंग एंड क्लाउडिंग ये उत्पन्न हो जाती है, मतलब सूखापन तो पहले से ही था। इसके अलावा आँख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है यहाँ पर बादल जैसी संरचनाएं भी हमें, मतलब धुंधलापन भी दिखाई देने लग जाता है, जिसको हम कीरेटोमलेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कमी से एक तो रतौनी रोग जिसको हम जीरोफ्थैलेमिया या कीरेटोमलेशिया भी कह सकते हैं, ये रोग इसकी कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से ये जो रोग हो रहा है रतौनी रोग, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक कोई दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह ली जाती है तब तक तो ये रोग सही होता है, लेकिन इसका ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने इसके परमानेंट इलाज के लिए बायोटेक के फील्ड में, जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, इस फील्ड में एक विटामिन ए की कमी की पूर्ति के लिए ऐसी फसल का निर्माण किया है जिसका अगर उपयोग किया जाए तो विटामिन ए की कमी नहीं हो पाती है, और उसको नाम दिया गया है गोल्डन राइस। तो ये जो गोल्डन राइस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी की पूर्ति के लिए दिया जाता है, तो विटामिन ए की कमी की पूर्ति के लिए निर्मित फसल कौन सी है, गोल्डन राइस। और ये जो गोल्डन राइस होती है, इस गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए का निर्माण करने वाला जीन डाला गया है, और उस जीन का नाम है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन के द्वारा विटामिन ए का निर्माण किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन ए का पूर्वगामी प्रीकर्सर किसे कहा गया है, बीटा कैरोटीन को। तो ये सारी डिटेल तो हो गई विटामिन ए के बारे में, और लगभग इस डिटेल के बाद में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में दूसरा विटामिन स्टार्ट करते हैं हम, विटामिन डी। देखिए इसमें विटामिन ए के अंदर एक पॉइंट और आता है जो हमने अभी डिस्कस किया है रतौनी रोग के बारे में। तो ये रतौनी रोग होता कैसे है, कौन सा दृष्टिवर्णक होता है, वो क्या कार्य करता है, इसको भी एक बार हम देखते हैं। तो जो दृष्टिवर्णक है रोडोप्सिन, तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो लाइट के अंदर देखना और एक डार्क के अंदर देखना। तो जैसे ही लाइट इस रोडोप्सिन के ऊपर पड़ती है, ये दृष्टिवर्णक है, जैसे ही लाइट रोडोप्सिन के ऊपर पड़ेगी तो ये लाइट रोडोप्सिन का विघटन कर देती है और ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। पहला तो एक प्रोटीन वाला भाग बनता है जिसको हम ऑप्सिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको टॉप्सिन भी हम इसको बोल सकते हैं।
तो रोडोप्सिन पे जैसे ही लाइट पड़ी तो इसका विघटन एक तो ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर हुआ और एक वर्णक का निर्माण हुआ रेटिनिन। ये वर्णक है, पिगमेंट है। तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर रोडोप्सिन जो दृष्टि वर्णक होता है ये ऑप्सिन और रेटिनिन के अंदर टूट जाता है और इनके टूटने के कारण जो शलाका कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि नेत्र के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, शंकु और शलाका। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये तो रंग विभेदन के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन जो शलाका होती है वो प्रकाश विभेदन के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसके विघटन के कारण जो शलाका कोशिकाएं हैं ये उत्तेजित हो जाती हैं और इनके उत्तेजित होने से जो संवेदनाएं हैं या जिसको हम सूचनाएं भी कह सकते हैं, इन सूचनाओं को जो दृक तंत्रिका होती है, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं, ये दृक तंत्रिका इन सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है और इस ब्रेन के द्वारा इन सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है और हमें दृष्टि का ज्ञान होता है। तो ये प्रोसेस तो होती है लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन डार्क की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो रोडोप्सिन वर्णक था ऑप्सिन और रेटिनिन के अंदर इसका विघटन हुआ था, अब इसके अपोजिट क्रिया होगी तो ये दोनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, रोडोप्सिन का निर्माण करेंगे और इस रोडोप्सिन की प्रेजेंस के कारण हमें डार्क के अंदर भी दिखाई देता है। मतलब अंधेरा जब होता है तो हमें वस्तुओं का एहसास होता है तो वो इसी वर्णक रोडोप्सिन के कारण होता है। लेकिन जो रतौंधी रोग है उसके अंदर क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इस विटामिन ए की कमी के कारण रेटिनिन वर्णक का निर्माण नहीं होगा और जब रेटिनिन वर्णक का निर्माण नहीं होगा तो ये ऑप्सिन प्रोटीन से संयोग नहीं करेगा। जब इसका संयोग नहीं होगा तो रोडोप्सिन का निर्माण भी नहीं होगा और जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो अंधेरे के अंदर हमें दिखाई भी नहीं देता है और इसी रोग को हमने क्या नाम दिया है, रतौंधी रोग, या इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन डी। विटामिन डी, तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ये जो कैल्सीफेरॉल विटामिन है, अगर इसके हम स्रोत की बात करें, क्योंकि हमने पहले ही बताया है विटामिन डी शरीर के अंदर संश्लेषित होने वाला विटामिन होता है। इसके अलावा इस विटामिन डी की प्राप्ति मछली का जो यकृत होता है उससे प्राप्त होने वाला जो तेल होता है उससे भी हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर में संश्लेषित होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं किस प्रकार से संश्लेषित होगा। तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो स्किन पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो टूटता है, उससे जो एनर्जी प्राप्त होगी उस एनर्जी के कारण विटामिन डी का संश्लेषण किया जाएगा। ये जो कैल्सीफेरॉल है ये दो रूपों में पाया जाता है, या विटामिन डी जो होता है इसके दो रूप होते हैं, एक D2 और एक होता है D3। D2 जो विटामिन होता है इसकी प्रेजेंस मोस्टली प्लांट के अंदर होती है और D3 की जो प्रेजेंस है ये एनिमल्स के अंदर होती है। D2 को नाम दिया गया है अर्गो कैल्सीफेरॉल, लेकिन जो D3 का नाम है कोलो कैल्सीफेरॉल। तो इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। तो मनुष्य के अंदर विटामिन डी कौन सा पाया जाता है, D3, जिसको हम कोलो कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ये जो विटामिन डी होता है ये एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। और ये जो हार्मोन है इसकी एक विशेष प्रकृति होती है
ये स्टीरॉयड प्रकृति का होता है। तो नेचर कैसी होती है इसकी? स्टीरॉयड नेचर होती है। और ये जो हार्मोन है विटामिन डी, इसके द्वारा कैल्शियम आयन का अवशोषण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके द्वारा कैल्शियम आयन का अवशोषण किया जाता है? विटामिन डी। तो इस अवशोषण के कारण जो कैल्शियम का स्तर है ये बढ़ जाता है। तो विटामिन डी की प्रेजेंस के कारण कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन डी से होने वाले रोग की बात करें या इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें, तो इसकी कमी से जो रोग होता है, दो रोगों की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो है रिकेट्स, जो कि बच्चों के अंदर होता है, जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। और वयस्क के अंदर विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो रोग है ये वयस्क के अंदर उपस्थित रहेगा और बच्चों में इसको हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं, और वयस्क के अंदर हम इसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। इस रोग के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो लचीली हो जाती हैं या हड्डियों के अंदर छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस वाली अवस्था को हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये है विटामिन डी के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ई का सबसे पहले हमें रासायनिक नाम देखना है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके बाद में अगर इसके स्रोत की बात की जाए तो सबसे पहला इसका स्रोत आता है अंकुरित अनाज या दाल भी कह सकते हैं। इसके अलावा बसीय तेल, और बसीय तेल के अंदर सरसों, मूंगफली एवं बादाम। तो इनके माध्यम से हम विटामिन ई की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद में विटामिन ई के स्रोत के बाद में अगर बात की जाए तो जो विटामिन ई होता है इसे सुंदर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर विटामिन, क्योंकि हम जानते हैं शरीर के अंदर विटामिन ए, सी और ई, ये तीनों सुंदर विटामिन कहलाते हैं। और इन तीनों विटामिन में से जो विटामिन ई होता है इसको सुंदरतम विटामिन कहा गया है। सुंदरतम विटामिन। इसके बाद में जो विटामिन ई होता है इसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो फैट है, और फैट के अंदर भी जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, इस अनसैचुरेटेड फैट का जो ऑक्सीडेशन है उसको विटामिन ई के द्वारा रोका जाता है। अनसैचुरेटेड फैट का ऑक्सीडेशन रोकना। तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के कारण ही इसको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में विटामिन ई जो है इसकी कमी से अगर होने वाले रोगों की बात की जाए तो इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जनन क्षमता में कमी, और ये जो जनन क्षमता में कमी आती है ये पुरुष और महिला दोनों के अंदर होती है। पुरुष के अंदर विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता उत्पन्न होती है,
जबकि महिलाओं के अंदर विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गया विटामिन ई के बारे में, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और इस विटामिन ई की प्राप्ति हम अंकुरित अनाज, दाल या बसीय तेलों से कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ भी सकते हैं कि जितने भी अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनके द्वारा भी हम विटामिन ई की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं और इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं के अंदर नपुंसकता और बांझपन रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद में फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर लास्ट विटामिन आता है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन कहलाता है। और इसके बाद में अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन के की जो प्राप्ति है लगभग जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जी हैं, दूध, मांस, मछली, अंडा, सबसे इसकी प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा जो फल है, फल के अंदर जो चीकू होता है, इसके द्वारा भी हम विटामिन के की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात की जाए तो जो विटामिन के होता है ये रक्त के स्कंदन से संबंधित होता है। स्कंदन से संबंधित मतलब जो रक्त का थक्का बनने की क्रिया है, उस थक्का बनने की क्रिया में विटामिन के का योगदान होता है। अगर इस विटामिन के की कमी होती है तो जो रक्त है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता। और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर जैसे भी अगर कोई कट वगैरह लगता है तो जो हृदय है वो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है और उसकी कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ तक तो जो विटामिन हमने पढ़े ये फैट सोल्यूबल विटामिन थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट विटामिन आते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। और इन वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर हमें विटामिन बी और सी के बारे में देखना है। और जो विटामिन बी है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में उपस्थित होगा, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसलिए जो बी और सी विटामिन हैं इनकी जो स्टडी है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।